हेलो बच्चों। तो चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, तीसरे चैप्टर की है ना। और तीसरे चैप्टर का नाम क्या था? विद्युत विभव। अपन ने जो लास्ट वीडियो देखा बच्चों, उस वीडियो में अपन ने विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को समझा, उनकी परिभाषा को समझा था, एक मात्रक और विमावर देखा था। ठीक है, चलिए आज मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो के अंदर क्या, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, ओके चलो। मजाक की बात, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था बच्चों कि आज से अपन क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन वाला पार्ट देखना चालू करेंगे। तो आज फर्स्ट डेरिवेशन अपन देख रहे हैं, वो टॉपिक सामने लिखा हुआ है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। पॉइंट चार्ज होता है, बिंदु आवेश को क्या बोलते हैं वैसे? पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत विभव देखना है किसी पॉइंट के ऊपर। अब ये समझो, विभव देखने के लिए प्रथम बिंदु का होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। आप अनंत से एकांक आवेश को उस बिंदु तक लेकर के आओगे, और उस बिंदु तक लाने में आपने जितना कार्य कर दिया है, मतलब बाह्य स्रोत ने जितना कार्य कर दिया है, वह कार्य ही उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डायग्राम को सबसे पहले समझना है। तो डायग्राम बच्चों ये बात ध्यान में रखना, बोर्ड के पर्पज से, समझने के दृष्टिकोण से, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने बोला कि ये बिंदु आवेश हमने मान लिया, ठीक है। अब इस बिंदु आवेश और धनात्मक आवेश मान रहे हैं, और क्यू आवेश मान लिया है ना, मूल स्रोत आवेश जो है वो क्यू है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो ये धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा देखते हो आप क्यू। तो बल रेखा ऐसे निकालेंगे अपन। ठीक है, बात समझ में आई। और इससे आरपी दूरी मान लेता हूं, आर मान लीजिए, आरपी मान लीजिए, कैसा भी हो। तो हमने बोला कि उस आवेश से आरपी दूरी पर या आर दूरी पर एक अन्य बिंदु स्थित है, क्या बच्चों? पी। इस पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है वो समझिए। तो हमने इस चीज को समझा कि यहां पर एक और पॉइंट ले लेते हैं, ए। ठीक है, और इस ए से हम कहां पर लेकर, ये ए और पी के मिड का ये जो डिस्टेंस है, इसे मैं डी आर लिख लेता हूं। अगर मैं इसे डी आर लिख रहा हूं तो फिर इस चीज को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर इस डिस्टेंस को आप dx लिखेंगे तो फिर a बिंदु की दूरी को आप x मान करके चलेंगे। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। वापस से समझो, अगर आप इन दोनों के मध्य की दूरी को आप dr लिख रहे हैं तो फिर a बिंदु की दूरी जो है वो आप क्या मानेंगे? dr मानेंगे, ठीक है। और अगर इसे dx लिख रहे हैं तो फिर इसे x मानोगे आप, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, ये बेसिक लॉजिक हुआ। तो पहले तो अपन ए और पी बिंदु के मध्य विभवांतर वाला फॉन्ट समझ लेंगे, और उसके बाद में बोलेंगे कि ए बिंदु को अगर अनंत पे लेकर के चले गए तो पी बिंदु पे क्या मिल जाएगा, हमें विभव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों कि इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर कार्य कर रहा है। तो हमने बोला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स है। और हम इसे विस्थापित इस तरफ कर रहे हैं, है ना, इस तरफ पी बिंदु तक लेकर के आ रहे हैं। तो हमने बोला कि जो बाह्य बल है एफ एक्सटर्नल, एफ ई एक्स टी लिखा हुआ है, वो एफ बाह्य, वो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, और इस प्रकार लगा रहे हैं कि आवेश की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है हमारा। चलिए, तो अभी समझिए हमें करना क्या है। तो हमने बोला कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते हैं। देखो मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला बता करके गया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको बी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का? क्या बोलते थे? अनंत से लेकर, सॉरी, माइनस यहाँ पर अनंत से लेकर बी लिखते थे, और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर रहे थे। यही मैंने आपको बताया था, ये अनंत है बच्चों, शून्य नहीं, ये अनंत है। ठीक है, तो हमें विद्युत क्षेत्र भी तो पता चले, तो हमने ए बिंदु पर सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेना है। तो हमने बोला कि मूल आवेश स्मॉल q से स्मॉल r दूरी पर
स्थित बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बच्चों, सभी को पता है कितना, k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र परिमाण रूप में। अगर इसे सदिश रूप में लिखना होता तो हम क्या लिखते बच्चों, r कैप लगाते। तो यहाँ पे हमने इसे सदिश रूप में भी लिख दिया। इसका परिमाण कितना होगा तो मैं साइड में लिख देता हूँ, परिमाण कितना होगा, k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये परिमाण में भी है, ठीक। फिर अपन क्या कर रहे हैं, हमें पी बिंदु पर लेकर के आना है ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब मैंने तो इस डेरिवेशन को थोड़ा सा बड़ा करवा देता हूँ। अभी अपन डायरेक्ट ही काम करेंगे, जिससे अपना डेरिवेशन भी अपन को दिमाग में रहे, डायरेक्ट फॉर्मूले का ही यूज करके अपन इसको काम कर लेते हैं। तो हमने बोला कि पी बिंदु पर विद्युत विभव, अतः पी बिंदु पर Q आवेश के कारण विद्युत विभव, डायरेक्ट ही काम कर रहे हैं बच्चों। तो विद्युत विभव हमने बोला पी बिंदु पर क्या होगा, अनंत से कहां तक आएंगे, पी बिंदु की दूरी, पी बिंदु की दूरी कितनी है, आरपी है, तो अनंत से हमने बोला आरपी पर आना है, माइनस यहाँ पे लगा दो, ठीक। फिर ई सदिश डॉट क्या करेंगे, डी आर सदिश लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इस चीज को, तो वीपी बराबर होगा माइनस अनंत से लेकर आरपी, ई सदिश का मान कितना है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर होगा आर कैप, डॉट क्या आएगा, डी आर वेक्टर। अब ये थोड़ा सा समझिए, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसे साइड में लिख दीजिएगा कि ये आर कैप डॉट डी आर वेक्टर होगा क्या, क्या है भाई, तो हमने बोला ये कुछ ऐसा है, ए सदिश डॉट बी सदिश, क्या होगा, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, ठीक है। ए का परिमाण, ए के परिमाण की जगह आर कैप का परिमाण, आर कैप एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा, एक होगा। फिर बी सदिश, बी सदिश की जगह डी आर सदिश है, डी आर का परिमाण तो डी आर ही होगा, और cos थीटा, आर कैप और डी आर के बीच में एंगल, ये एंगल cos 0 डिग्री, 0 डिग्री लिखा जाएगा। ये कारण बता देता हूं बच्चों, हम यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, एफ एक्सटर्नल से ये कोण अगर मैं देखता हूं तो ये एक्सटर्नल भी इस दिशा में है और डी आर भी इस दिशा में है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगर मैं एफ इलेक्ट्रिकल से मैं देखता हूं तो इस चीज को समझिएगा कि वो माइनस का निशान तो हम पहले ही लगा चुके हैं, है ना। जब अपन एफ इलेक्ट्रिकल मानते थे तो हम माइनस का निशान तो पहले ही लगा सकते थे, अगर एफ इलेक्ट्रिकल नहीं लिखते हो तो फिर आपको 180 करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो अपन ने डायरेक्ट ही काम कर लेना है, cos 0 लिखना है, क्यों, क्योंकि माइनस का निशान cos 180 से जो माइनस का निशान आने वाला था वो तो हमने फॉर्मूले में पहले ही इंक्लूड कर रखा है कि वो तो हमेशा से विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, बाह्य बल हमेशा किसके है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, एफ एक्सटर्नल जब आ रहा है तो हम बोलेंगे 180, और एफ इलेक्ट्रिकल लिख रहे हो तो आप बोलोगे 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान हमने लिख लिया पहले ही इलेक्ट्रिकल के साथ में, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, cos 0 का मान भी 1, इसका मान भी 1, तो dr का मान कितना हो जाएगा, इतना ही तो आएगा। तो r कैप डॉट dr वेक्टर की जगह हम सिर्फ और सिर्फ dr लिखेंगे। तो अब ये दिमाग में रख लो कि अपन आने वाले जो फॉर्मूले है ना उनमें adr ही लिखेंगे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं ना फाइनली, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आता है, adr ही आता है, ठीक है। तो vp बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जो नियत भाग था ना उसे बाहर पहले ही निकाल लो, तो इसे हम कैसा लिखेंगे, तो हमने लिख लिया माइनस था पहले और के क्यू को बाहर निकाल लिया, 1/r स्क्वायर और डी आर कैप, डी आर सदिश की जगह डी आर लिख लिया, अनंत से लेकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर पी आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्या होगा, माइनस का के क्यू, इसको ऊपर की ओर लेकर जाओ, r की घात -2 और dr, अनंत से लेकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, rp, ठीक। अब इसका समाकलन करना आना चाहिए था आपको, क्या आएगा समाकलन,
देखिए घात एक जुड़ती है और उतनी ही घात का क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। कहां से लेकर कहां तक, अनंत से लेकर आरपी तक। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। माइनस का के क्यूब, देखिए ये आर की घात कितना, माइनस का एक, और यहाँ पर माइनस का एक, अनंत से लेकर कहां तक, आरपी तक। माइनस के एक को इस माइनस से गुणा करो, प्लस हो गया, ये तो खत्म हो गया। चलिए आर की घात माइनस एक है ना बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में माइनस एक है तो नीचे चला जाएगा तो प्लस का एक हो जाएगा। चलिए तो वही काम कर लेते हैं। तो ये पी बिंदु पर विभव जो है वो होगा माइनस के क्यूब, सॉरी माइनस माइनस तो प्लस हो गया था ना। चलिए 1/r, और अनंत से लेकर कहां तक, आर तक। ये समझ में है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर घात माइनस की एक थी, वो नीचे चली गई तो प्लस का एक हो गई। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो करना आता होगा आपको, मैं इस चीज को हटा रहा हूं, है ना। तो देखिए ये कैसे काम करेंगे, कुछ इस तरीके का पार्ट आना चाहिए। तो P बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो होगा के क्यूब, अपर लिमिट तो ये होगा आर की जगह आर पी लिखोगे, माइनस लोअर लिमिट तो आर की जगह अनंत लिखोगे। एक बटा अनंत कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। तो ये तो हट गया, कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर पी। तो ये बात समझ लीजिएगा कि P बिंदु पर अगर मेरे को विभव निकालना था तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर पी। यहाँ पर आर पी क्यों लिखा, क्योंकि उस P बिंदु की मूलावेश से दूरी कितनी थी, आर पी। यदि इसी P बिंदु की मूलावेश से दूरी r होती तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, के क्यू डिवाइडेड बाय आर लिखता। बात समझ रहे हो मेरी। तो ये व्यापक रूप है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यापक रूप क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर अपन जब डेरिवेशन कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि P बिंदु आरपी दूरी पर है, इसलिए आरपी लिखा है। ठीक है, और ये इसका व्यापक फॉर्मूला, समझ में आया। अब विभव में क्या खास बात होती है बच्चों, वो समझो। अगर मूल आवेश आपका प्लस का है तो विभव भी प्लस का होगा। अगर यही मूल आवेश ऋणात्मक होता, माइनस का होता, तो विभव भी माइनस का होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो हमने बोला ये तो धनात्मक आवेश के कारण था, तो हमने ये यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी कि यदि मूल आवेश या फिर स्रोत आवेश आप लिख सकते हैं माइनस क्यू हो तो P बिंदु पर विभव क्या होगा भाई, P बिंदु पर विभव, चलिए क्या लिखेंगे, माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय आर, ये लिखेंगे। ठीक है, माइनस के आवेश के कारण विभव माइनस का, प्लस के आवेश के कारण विभव प्लस का। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, विभव और दूरी के मध्य अपन ग्राफ बनाने वाले हैं कि किसी बिंदु पर विभव और उसके मूल आवेश से जो दूरी है उसके मध्य ग्राफ, V और R के मध्य ग्राफ। और इस ग्राफ को समझते हुए हम एक चीज को और देखेंगे, ये तो उम्मीद करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। देखिए यदि वो P बिंदु R दूरी पर था तो उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और उसी P बिंदु पर विभव कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, यही तो है। चलिए V और R के मध्य सबसे पहले तो एक ग्राफ बना लेते हैं कि V और R के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। तो देखो हमें ये पता है कि V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है R के। ठीक, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आप सभी को पता था कैसे बनता है ना, अति परिवलयाकार बनाते हैं। ठीक, चलिए अब मैं दो ग्राफ एक साथ बना रहा हूं। ये डॉट 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 है नहीं, लेकिन ग्राफ को अलग प्रदर्शित कर, चलो इसको चेंज कर देते हैं अपन।
ठीक है, ये ग्राफ संख्या 1 और ये ग्राफ संख्या 2। आपको ये दोनों ग्राफ देख करके ये बताना है कि कौन सा ग्राफ विभव का है और कौन सा विद्युत क्षेत्र का है, मतलब कौन सा ग्राफ E के लिए है और कौन सा ग्राफ V के लिए है। थोड़ा देख लो एक बार के लिए, देख लिया? चलिए, हाँ, तो ये थोड़ा समझते हैं कि जब हम विभव और E का फॉर्मूला देखते हैं ना, तो भी हमें ये पता चल जाता है कि V जो है उसके लिए प्रवणता कम है। क्यों? क्योंकि ये R से ही वेरी कर रहा है, जबकि यहाँ पे भाग किसका लग रहा है, E में R² का भाग लग रहा है। तो ये तेजी से कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा या घटेगा। ठीक है, बात मेरी समझ रहे हो क्या, कि E में परिवर्तन बहुत जल्दी होगा जबकि V में उतना तेजी से परिवर्तन नहीं होगा। कारण क्या है, यहाँ पे R² का भाग लग रहा है, यहाँ पे R का। वैसे सही कारण जो देखा जाए वो प्रवणता निकाल करके होगा। कैसे? तो हम बोलते हैं DE डिवाइडेड बाय DR निकालते और यहाँ पे DV डिवाइडेड बाय DR निकालते। लेकिन वो छोड़ दो, अभी इतना नहीं देख रहे हैं अपन सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि यहाँ पे R² का भाग लग रहा है, यहाँ पे R का भाग लग रहा है, तो इसका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरेगा जबकि इसका ग्राफ उतना तेजी से नीचे की ओर नहीं गिरेगा। ठीक, तो हमने देखा कि पहला वाला ग्राफ देखा और दूसरा वाला ग्राफ देखा। अब देखो दूसरा वाला ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था, इसका मतलब ये वाला ग्राफ किसके लिए है, विद्युत क्षेत्र के लिए, जबकि पहला वाला ग्राफ किसके लिए है बच्चों, विभव के लिए होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि जो ग्राफ जितना तेजी से नीचे की ओर होगा वो विद्युत क्षेत्र के लिए चला जाएगा और जो ग्राफ धीरे धीरे स्लोप ले रहा होगा वो विभव के लिए जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अपन एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अभी तक अपन ने बिंदु आवेश के कारण विभव देखा जो कि KQ डिवाइडेड बाय R था। अगर आवेश माइनस का होगा तो माइनस का KQ बटा R हो जाएगा। ठीक है, और एक विद्युत क्षेत्र देख लिया और विद्युत विभव दोनों के ग्राफ को कंपेयर करवा दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, आपने कभी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है 11th के अंदर? मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में बहुत बार यूज हुआ है, इवन फिजिक्स में भी यूज हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद आता है कि किसका मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पीछे वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये विभव या विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक और मात्रक है यहाँ पर, समझिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बच्चों कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक, दोनों का मात्रक सेम होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पर समझिए, ये एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या था बच्चों? तो हमने बोला इलेक्ट्रॉन था आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, और वोल्ट, वोल्ट ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं। अब समझिए, आपको अगर ऐसा V = याद हो रहा होगा, W डिवाइडेड बाय Q0 लिखा था मैंने, तो W = क्या होगा, Q0 into V आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर वही तो है बच्चों, आवेश गुणा हो रहा है विभवांतर से। देखो कूलम इनटू वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट क्या बनाएगा, जूल बनाएगा, नहीं बनाएगा? ठीक, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ये ध्यान में रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल के अंदर किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? ये कितना, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये बोर्ड का सवाल भी है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा जूल में संबंध लिखें। ये संबंध है, सामने दिख गया ये संबंध? चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर अपन बहुल आवेशों के कारण विभव को देखेंगे। मतलब आपको याद होगा, आवेश देखे थे अपन ने, बहुत सारे आवेश के कारण किसी बिंदु पर अपन ने विद्युत क्षेत्र भी देखा था और बल भी देखा था। ऐसे ही बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर अपन विभव भी देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपन ने समझा वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को क्या करना है बच्चों, लाइक और शेयर करना है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।